हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। क्या है? राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? पहला तो हम लोग देखेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तीसरा, फिर जनपद कैसे बना, फिर जनपद से महाजनपद कैसे बना, फिर इसमें कर व्यवस्था कैसा था, फिर कृषि में परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मगध महत्वपूर्ण राज्य कैसे बना, फिर बज्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पहला स्टार्ट करना है कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। इसमें पहले क्या होता था कि राजा जो होता ना वंशानुगत नहीं बनता था, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, इसके लिए हमको यज्ञ कराना पड़ता था। तो देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। ठीक है, कौन सा यज्ञ करके प्रतिष्ठित होते थे? अश्वमेध यज्ञ करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। घोड़ों को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, घोड़ों को क्या करता था? राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो यज्ञ करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इसमें क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ करने में क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ करके राजा प्रतिष्ठित होते थे। उसमें घोड़ों को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने पकड़ लिया तो उस अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा शक्तिशाली माना जाता था और वो यज्ञ करके राजा बन जाता था। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था कैसा था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण व्यवस्था कितने वर्ण थे? 4 थे। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने सामाजिक वर्ग थे? 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मण क्या क्या करता था? वेद को अध्ययन करता था, उसके बाद उसको पढ़ाता था और फिर यज्ञ करता था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। शूद्रों का काम था, शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। शूद्रों का क्या काम था? अन्य 3 वर्गों को सेवा करना था। वैश्य का काम क्या था? खेती करना था, पशुपालन करना था और व्यापार करना था। वैश्य का काम क्या था? खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना था इसमें? इस चैप्टर में हम लोग को वर्ण व्यवस्था के बाद हम लोग को पढ़ना है जनपद के बारे में। ठीक है, जनपद के बारे में पढ़ेंगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों के कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, एटा में अतरंजी खेड़ा। और यहाँ का जो लोग थे वो क्या क्या उपजाना सीख लिए थे? चावल उपजाना सीख लिए थे, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के कुछ बर्तन कैसा था? मिट्टी का बर्तन लाल रंग का होता था, फिर कुछ धूसर भी होते थे। ठीक है, बर्तनों पर रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी की जाती थी। बर्तन पर कैसे चित्रकारी की जाती थी? ज्यामितीय आकार की और रेखाओं की चित्रकारी की जाती थी। उसके बाद जनपद के बाद हम लोग महाजनपद देखेंगे। महाजनपद 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो वो महाजनपद कहलाने लगा। अब महाजनपद कैसे बना कि जो 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद जो था ना अधिक महत्वपूर्ण हो गया तो महाजनपद कहलाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद थे उसकी राजधानी होती थी। राजधानी की किलेबंदी की गई थी। राजधानी की क्या किया गया था? किलेबंदी किया गया था।
अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, महाजनपद में क्या किया जाता था, राजधानी बनाया जाता था, फिर राजधानी को किलेबंदी किया जाता था, फिर उसके बाद राजा सेना रखने लगा, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। अब क्या किया जाता था, महाजनपद में राजधानी बनने लगा। अब जब राजधानी बनने लगा तो किलेबंदी किया जाने लगा। अब जब किलेबंदी करने लगा उसके बाद फिर राजा क्या करने लगा, राजा सेना रखने लगा और सेना को नियमित वेतन देने लगा। ठीक है, और वेतन किस रूप में दिया जाता था, आहत सिक्कों के रूप में। वेतन कैसे दिया जाता था, आहत सिक्कों के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता था, संपूर्ण आहत सिक्कों के रूप में वेतन नहीं दिया जाता था, कुछ ही वेतन आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें महाजनपद में क्या क्या हुआ, राजधानी बनने लगा, फिर राजधानी के किले बनाने लगे राजा, फिर जब किले बनाने लगे तो फिर सेना भी नियमित रखने लगे, और सेना रखने लगे तो आहत सिक्कों के रूप में सेना को वेतन देने लगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग कर व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, कर व्यवस्था, इसमें महाजनपद में क्या हुआ, महाजनपद 2500 वर्ष पहले इसका उदय हुआ। ठीक है, सुरक्षा हेतु किले तथा सेना रखने लगा। राजा क्या करने लगा, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाने लगा, फिर सेना रखने लगा। जब किले बनाने लगा तो उसको उसमें संसाधन की ज़रूरत होगी, फिर सेना रखने लगा, फिर उसको वेतन देने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तो क्या करने लगा, इसने टैक्स, किसानों पर टैक्स नियमित कर दिया। टैक्स पहले कैसा था, पहले उपहार के रूप में वो टैक्स लेता था। राजा पहले क्या करता था, उपहार के रूप में टैक्स लेता था, लेकिन अब नियमित कर दिया। उस समय के लोग जो अधिकांश कृषक लोग थे, ठीक है, अधिकांश कृषक लोग थे, तो उस पर कृषकों पर फसल या उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेने लगा। कितना हिस्सा लेने लगा, 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेने लगा, और इसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रमिक से, किसान से तो कैसे लेता था वो कर, फसल का 1/6 हिस्सा के रूप में लेता था किसान से कर। फिर श्रमिक से कर कैसे लेता था, श्रमिक से कर के रूप में उससे श्रम करवाया जाता था। मतलब कैसे श्रम करवाया जाता था, माह में 1 दिन श्रम करवाया जाता था उससे, तो ये श्रमिक कर हो गया। फिर व्यापारी से भी कर लिया करता था, फिर पशुपालक से भी कर लेता था, फिर आखेटक खाद्य संग्राहक से भी कर लिया करता था। ठीक है, अब पशुपालक से कर कैसे लेता था, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को कैसे कर देना पड़ता था, जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, व्यापारी से कैसे कर लेता था, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी जो भी सामान खरीदता था और बेचता था उस पर भी वो कर देता था। अब आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किला बनवाता था। ठीक है, और बड़ी संख्या में सेना रखता था। ठीक, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती थी, क्योंकि वो विशाल किला बनवाने लगा, फिर सेना रखने लगा। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता होती थी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। पहले राजा उपहारों पर निर्भर रहता था। पहले क्या होता था, राजा उपहार पर निर्भर होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब राजा नियमित रूप से कर वसूलने लगा। पहले राजा क्या करता था, उपहार लेता था, लेकिन अब वो नियमित रूप से कर वसूलने लगा। ठीक है, एक चार्ट देखते हैं। राजा होता था, ठीक है, अब राजा सेना रखने लगा। जब राजा सेना रखने लगा तो सेना को वेतन देना पड़ता था, तो वेतन खर्चे या संसाधन होने लगा। जब खर्च कहाँ से आएगा तो फिर टैक्स कहाँ से आएगा, तो किसानों से वो टैक्स लेने लगा। ठीक है, अब हम लोग महाजनपद देख लिए, अब महाजनपद कर देख लिए, अब कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, तो कृषि में परिवर्तन, पहले जो हल का जो फाल था ना, वो लकड़ी का बना होता था। हल का फाल किसके बना होता था, लकड़ी का बना होता था। अब क्या हुआ, लोहे के बनने लगा, जिससे भूमि आसानी से जोते जाने लगा। जब हल का जो फाल है लोहे के बनने लगा, तो जिससे भूमि जो आसानी से जोते जाने लगा, जिसके कारण फसल की उपज बढ़ गई। ठीक है,
सेकेंड, इसमें कृषि में परिवर्तन दो तरह से हुआ। अब हल का फाल लोहे के बनने लगा, और दूसरा बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय, पहले क्या होता था, धान जो था बीज छिड़ककर उपजाया जाता था, लेकिन अब धान का जो पौधा रोपने लगा, जिससे उपज बढ़ गया, जिससे पौधा ज़्यादा जीवित रहता था तो पैदावार ज़्यादा होने लगा। पैदावार क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा जब धान का पौधा रोपे जाने लगा तब। नेक्स्ट देखेंगे मगध। मगध प्रारंभिक जनपदों में महत्वपूर्ण क्यों हुआ? मगध ही क्यों महत्वपूर्ण हुआ? क्योंकि ये जो मगध था ना, गंगा और सोन नदी के पास था। मगध से जो है ना गंगा और सोन नदी गुजरती थी, जिसके कारण जो जल का सप्लाई जो है ना, जल वितरण इजी हो गया। फिर जमीन भी उपजाऊ हो गया नदी के कारण। फिर इस नदी से यातायात भी होने लगा। फिर वन संसाधन भी हो गया। उस समय लोहे अयस्क खान भी मिल गए, जिससे हल का जो फाल पहले लकड़ी का होता था अब लोहे का बनने लगा। जब हल का फाल जब लोहे का बनने लगा तो जुताई आसानी से होने लगी। जब जुताई आसानी से होने लगी तो फसल की उपज भी बढ़ गई। ठीक है, इसमें जो मगध में है, जो मगध जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है? सबसे महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार है, उसके बाद अजातशत्रु है, फिर महापद्मानंद है। कौन कौन है? बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मानंद शासक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका कैपिटल था, मगध का कैपिटल प्रारंभ में कहाँ था? राजगिरी था। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा बन गया। ठीक है, मगध में क्या था? घना जंगल था, और घना जंगल में क्या रहता था? हाथी रहता था। अब हाथियों को क्या किया जाता था? हाथियों को सेना के काम में लगाया जाता। हाथियों को किसमें? सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। लौह अयस्क किसका हो गया? लौह अयस्क के खदाने मिल गया। जब लौह अयस्क का खदाने मिल गया, जिससे मजबूत औजार बनने लगा और हथियार बनाने के लिए उपयोगी हो गए। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा था। वो विश्व विजय करना चाहता था। मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ भागों या राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के पास पहुंच गया। मेसिडोनिया जो सिकंदर था, मेसिडोनिया का राजा, वो विश्व विजय करना चाहता था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के कहाँ पहुंचा? व्यास नदी के पास पहुंच गया। ठीक है, तो उसका जो सेना था, सिकंदर का जो सेना था, भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ का सिकंदर का सेना को भय था कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना ज़्यादा है, रथ भी है उसके पास, और हाथियों की संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, इसीलिए वो भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया। अब उसके बाद हम लोग वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में लास्ट हम लोग वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। और इसका जो शासन व्यवस्था है, वज्जी का जो शासन व्यवस्था कैसा था? गण था और संघ था। गण का मतलब होता है कई लोगों का समूह। गण का मतलब होता है क्या? कई लोगों का समूह। और संघ का मतलब क्या होता है? संगठन होता है। ठीक है, वज्जी का वर्णन दीघ निकाय में मिला है। किस में मिला है? दीघ निकाय में। दीघ निकाय क्या है? बुद्धिस्ट बुक है, जो 2300 साल पहले लिखा गया था। और वज्जी किससे रिलेटेड है? बुद्ध और जैन महावीर वज्जी से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों।